हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग 210 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 210 नंबर के बाद आज हम लोग 211 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक्स के रूप में चिन्हित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है क्रैक को बंद करना। ऑप्शन नंबर बी आसानी से बेंडिंग करना। ऑप्शन नंबर सी अच्छी उपस्थिति बनाओ, या ऑप्शन नंबर डी सिरों के बीच निकासी की अनुमति देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ देखिए ये एक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो बीच का सिरा है, तो इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब मेटल को हमको फोल्ड करना होता है। और जब मेटल को हम लोग फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर का सिरा एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, और अगर ऐसा होता है चढ़ता है तो वहाँ से फट सकता है और क्रैक हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए ही हम लोग ये होल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्रैक को बंद करना। आगे चलते हैं, 212 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। एक डायग्राम दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटों के बीच में बर होना। ऑप्शन नंबर बी बहुत कम अलाउंस। ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। जब प्लेटों को जोड़ा जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई कमी रहने के कारण जब इस जॉइंट में जो ऐसा डिफेक्ट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 213 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है साइड किनारे से पहली रिविट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 गुणे रिविट का व्यास। ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू रिविट का व्यास। ऑप्शन नंबर सी 2.5 इंटू रिविट का व्यास, या ऑप्शन नंबर डी 3.5 इंटू रिविट का व्यास। तो इसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये रिविट का एक कॉर्नर है और ये रिविट का सेंटर है जहाँ हम लोग लगाएंगे, या होल का सेंटर हम लोग बोल सकते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी दे रखा है? 2D दे रखा है। और ये जो 3D डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पिच। इसको हम लोग पिच बोला जाता है, मतलब दो रिविटों के आसन रिविटों के बीच की दूरी 3D होती है, इसे पिच बोला गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा हमारा आंसर क्या होगा? 2D। बीच की दूरी कितनी होगी? 2D। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हुआ डायग्राम के थ्रू वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू डाया ऑफ रिविट। आगे चलते हैं 214 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया कि हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। देखते हैं हम लोग डायग्राम। एक डायग्राम ये दे रखा है, एक्स के रूप में पूछा है भाग क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी लीवर आर्म, ऑप्शन नंबर सी निचला ब्लेड, या ऑप्शन नंबर डी ऊपरी ब्लेड। तो यहाँ डायग्राम आप जब देखोगे तो ये एक्स की बात कर रहा है। एक्स का पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। पिछली वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी ब्लेड। ये क्या है? ऊपरी ब्लेड है। अदर पार्ट अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लीवर हो गया। ये आपका ऊपरी ब्लेड है जैसा कि डायग्राम में है। ये आपका निचला ब्लेड हो गया और ये आपका क्या है? क्लैंप हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए शार्पनिंग, ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी रेस्ट ऑफ वर्कपीस, या फिर रेस्ट ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट द टूल फॉर डैमेज, मतलब उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग के लिए। रेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हमारा स्टेक होता है वो कैसा टूल है? वो सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग टूल है। कैसा है? सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग टूल है।
स्टेक जो है। आगे चलते हैं 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम क्या बोला गया है। अभी एक्स की बात कर रहा है, इस टूल की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए डॉली, ऑप्शन नंबर बी रिविट सेट, ऑप्शन नंबर सी फुलरिंग टूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉकिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉकिंग टूल। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था 204 नंबर क्वेश्चन में। अदर डिटेल के लिए आप लोग वहाँ जा सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 217 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इस रिविटिंग में क्या दोष है। इस रिविटिंग में क्या दोष है। अब इधर देखिए, ये डायग्राम हमको दे रखा है जो इसमें रिविट, इधर का हेड तो ठीक है, लेकिन इधर का हेड क्या है, आवश्यकता से अधिक छोटा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये दोष का नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बहुत कम अलाउंस, ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के बीच में बर है, या ऑप्शन नंबर सी प्लेटों में छेद लाइन में नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी रिविट बॉडी लंबवत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुत कम अलाउंस। जब हमारे पास अलाउंस कम दिया जाता है तब इस तरह का दोष आ जाता है। आगे चलते हैं 218 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है कि रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए डॉली, ऑप्शन नंबर बी ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी कॉकिंग टूल, या ऑप्शन नंबर डी फुल रिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी फोल्डिंग टूल। फोल्डिंग टूल क्या करता है, ये क्या होता है, शीट के दो शीटों के किनारों को इस टूल की सहायता से एकदम एयर टाइट बना दिया जाता है, जिसमें से कोई भी द्रव बाहर ना जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 219 नंबर क्वेश्चन में। 219 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन नंबर बी किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आकार बनाए रखने और ताकत में सुधार करने के लिए। ऐसा क्यों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। आप पहले पास इसमें दो टर्म दे रखा है, एक बोला गया है हेम और दूसरा बोला गया सीम। हेम क्या होता है, हेम वो होता है जहाँ पे सीट मेटल के किनारों को मोड़ना होता है। सीट मेटल किनारों को मोड़ना कहलाता है हेम। मोड़ना मतलब उसमें क्या होता है, जो तेज किनारे होते हैं उस उधर मोड़ कर उसको क्या क्या कर देते हैं, किनारे जो होते हैं हटा दिए जाते हैं तेज किनारे, उसके स्थान पर जो फोल्ड करके उसको किनारों को फोल्ड करके हेम बना दिया था, जिससे हम लोग को उनको उठाने में सावधानी होती है, सुविधा होती है। सीम की अगर हम बात करेंगे, सीम क्या होता है, सीम का प्रयोग तब किया है, सीम तब हम बोलेंगे उसको जब शीट को, एक शीट के टुकड़े को दूसरे शीट के टुकड़े के साथ आपस में जोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीम कहलाती है। मतलब दो शीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना हो तो सीम होगा, और दो शीट के टुकड़ों को अगर आपस में जोड़ना होगा तो सीम होगा। यदि और फिर हेम उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग तेज किनारे हमारे जो होते हैं उनको हम लोग फोल्ड करके हेम बना देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आकार बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है। ऑप्शन नंबर ए टिंड प्लेट, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइज्ड आयरन, या ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील। तो इधर जो बोला गया है, इधर बोला गया है हमको जोड़ हमको बनाना है शोल्डर का, कौन सी धातु शीट सबसे आसान है। तो शोल्डर के लिए सबसे आसान धातु शीट कौन सी होती है, टिन प्लेट। टिन प्लेट जो होती है सबसे आसान होती है। चलिए आगे चलते हैं 221 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। ऑप्शन नंबर ए लेड,
ऑप्शन नंबर बी ब्लैक आयरन, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर शीट। यहाँ देखिए आप लोग दो चीज़ें बोला गया है, शीट मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ बोला गया है धातु जो है वो बहुत नरम है। कैसी है? सॉफ्ट है परंतु भारी है। जब सॉफ्ट और भारी की बात की जाएगी तो राइट आंसर इसका कैसा होता है? वो जो मेटल होगा वो होगा हमारा लेड। लेड ही सबसे भारी होता है और नरम भी होता है। लेड का जो हम लोग प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेड की अगर बात करेंगे तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जहाँ पे हमको टैंक बनाना हो या फिर फ्लश पाइप जो बनाए जाते हैं, फ्लश ट्यूब्स जो बनाए जाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसमें लेड के बाद अगर हम लोग कच्चा लोहा, काला लोहे की बात करेंगे, ब्लैक आयरन। तो ब्लैक आयरन जो होता है इसका मटेरियल क्या होगा? ब्लैक आयरन किसको बोलते हैं? तो मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो मटेरियल हमारा जो होता है वो होता है माइल्ड स्टील होगा, और या फिर इसकी जगह पे हम लोग रॉट आयरन यूज़ कर सकते हैं। रॉट आयरन या माइल्ड स्टील को ही काला लोहा बोला जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, और इसमें किसी मेटल की कोई भी कोटिंग नहीं होती है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? बाल्टी बनाने में, टैंक बनाने में या फिर पाइप आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करेंगे, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम क्या है कि पहली बात तो ये शुद्ध रूप में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आप जब भी प्रयोग करोगे तो इसमें कुछ अदर मटेरियल भी आपको मिलाने पड़ते हैं। अदर मटेरियल के रूप में आप कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीज, आयरन, क्या कॉपर, सिलिकॉन, मैग्नीज, आयरन आदि इसमें मिलाया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है एरोप्लेन इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे किया जाता है। आपका घरेलू बर्तन है उसमें किया जाता है, विंडो हो उसमें बनाने, और अदर जो पैनल्स होते हैं उसमें किया जाता है। आगे चलते हैं कॉपर शीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कॉपर शीट होती है वो उसका यूज़ कहाँ करते हैं? उसका यूज़ भी हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और इसकी खासियत क्या है? इसमें जंग आदि नहीं लगता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? आंसर नंबर ए लेड इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 222 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 222 में बोला गया है कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्लैक आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर शीट, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो जस्ते जस्ते चढ़ी जो शीट होती है उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। और ये शीट पे जस्ता चढ़ाया कैसा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जस्ता इस पे चढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं 223 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रिविट को पोजीशन में रखना, ऑप्शन नंबर बी धातु से धातु का जोड़ बनाना, ऑप्शन नंबर सी रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिविट सिरे को नुकसान से बचाना। तो इसका वर्णन मैंने पिछली वीडियो में किया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रिविट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। आगे चलते हैं 224 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है रिविटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है? इस टूल की बात कर रहा है ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी रिविट स्नैप, ऑप्शन नंबर सी कॉकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोल्डिंग टूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोल्डिंग टूल इसका राइट आंसर है। और फोल्डिंग टूल का यूज़ कहाँ किया जाता है? शीट के जो सिरे होते हैं उनको एयर टाइट या फिर एयर टाइट बनाने के लिए फोल्डिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। अगर कॉकिंग टूल की बात करें, कॉकिंग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। जहाँ पे फोल्डिंग टूल का प्रयोग किया जाता है शीट के किनारे को एयर टाइट बनाने के लिए, और कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है हमारा रिविट का जो हेड होता है उसके किनारों को शीट से मिलाने के लिए। आगे चलते हैं 225 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा हथौड़ा
रिवेटिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक हैमर, ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस पिन हैमर या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट पिन हैमर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग ही रिवेटिंग में मैक्सिमम किया जाता है। और बॉल पिन हैमर का क्या यूज़ होता है, ये रिवेट का जो सिरे होते हैं उसको फैलाने के काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन में। 226 में क्या बोला गया है, 226 में बोला गया है शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वायर नॉच, ऑप्शन नंबर बी स्लैंट नॉच, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नॉच या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट नॉच। तो इसका आंसर देखने से पहले इसका हम लोग सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये देखिए जो डायग्राम है ये आपका स्लैंट नॉच का डायग्राम है। अब यहाँ आप देख रहे हो, वहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो कॉर्नर होता है, शीट होती है उसके, ये हमारी शीट थी पहले ऐसा, अब इसके कॉर्नर को हमने काट दिया है। कितना काटा है, 45 डिग्री पे काटा गया है। तो ये कैसा नॉच हो जाता है, ये हमारा स्लैंट नॉच हो जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज़ इसका प्रयोग किया जाता है सिंगल हेम को समकोण पर बनाने के लिए। जो हम लोग सिंगल हेम होता है उसको समकोण पर बनाने के लिए स्लैंट नॉच का प्रयोग करते हैं। चलते चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर हम लोग तो यहाँ से जो राइट आंसर क्या आ गया था, राइट आंसर था हमारा 226 का बी स्लैंट नॉच। इसमें क्या होता है, 45 डिग्री के कॉर्नर जो होते हैं 45 डिग्री पर काटे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग जो सिंगल हेम को हम लोग समकोण पर बनाते हैं। आगे अगर हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख लें, अगर वायर नॉच और स्क्वायर नॉच और स्ट्रेट नॉच की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू चलिए देख लेते हैं। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये हमारा किसका डायग्राम है, ये हमारा वायर नॉच का डायग्राम है। अब यहाँ आप देख सकते हो, ध्यान से जब आप देखोगे तो यहाँ एक सर्कुलर पाथ में आपको पतली सी पट्टी दिख रही होगी। ये पट्टी कैसे बनी है, ये वायर पहना कर इसको पट्टी बनाया गया है। और यहाँ एंगल आप देखिए कितना है, 30 डिग्री। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वायर क्या होता है, वायर नॉच क्या होता है। यह नॉच जो होता है ये वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पर किनारों पर हमको तार डालनी होती है। किनारों पर क्या करनी होती है, हमको तार डालनी होती है, या वायर की हम लोग बात करें, वायर डालनी होती है। अब ये जो 30 डिग्री का क्या मतलब है, अब ये जो कोण होते हैं 30 डिग्री पर काट कर फिर इसमें वायर आपको पहनाई जाती है, कि जिससे ये लास्ट में मैचिंग ना कर पाए। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्क्वायर नॉच। क्या है, स्क्वायर नॉच है। अब स्क्वायर नॉच क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखेंगे। इसमें शीट से वर्गाकार या आयताकार नॉच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब वर्गाकार आयताकार का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो कटिंग हुई है यही हमारी कहलाती है वर्गाकार नॉच। तो कोई भी शीट से वर्गाकार या आयताकार नॉच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये जो नॉच है हमारा, ये हमारा कैसा नॉच है, ये हमारा जो नॉच है वो हमारा स्ट्रेट नॉच है। कैसा नॉच है, स्ट्रेट नॉच है ये। और इसका जो अदर नाम होता है वो नाम होता है, पहली बात तो हमारा स्ट्रेट नॉच है, स्ट्रेट नॉच है। और इसका जो अदर नाम है वो क्या है, स्लिंट, स्लिट भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, स्लिट, SLIT, स्लिट नॉच भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अब ये मतलब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सीट को जब मोड़ना होता है, सीट को मान लो किसी जगह से मोड़ना होता है तो उसके सीध में एक कट लगाया जाता है, तो वही कहलाता है हमारा स्लिट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, राइट आंसर था हमारा स्लैंट नॉच। तो आगे चलते हैं 227 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें बोला गया है 227 में शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हेम, ऑप्शन नंबर बी सीम, ऑप्शन नंबर सी नॉच या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रूव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बोला गया शीट धातु मतलब शीट मेटल के किनारों दो किनारे हैं यहाँ पे, उनको एक साथ हमको जोड़ना है। दो किनारे मतलब दो मटेरियल हो गए, उनको एक साथ जोड़ना है। जब भी दो शीट्स को एक साथ जोड़ना होगा तो वो कौन सी हो जाएगी, वो कहलाती है हमारी सीम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सीम। और जब भी किनारे मोड़ने होंगे तो वो क्या कहलाता है, हेम।
किनारे मोड़ने की प्रक्रिया हेम कहलाएगी और दो शीटों को जोड़ना स्टीम कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 228 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रेजिन, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ऑप्शन नंबर डी अमोनिया एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो पाउडर के रूप में होता है और जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो वाष्पित हो जाता है। इसको जो अमोनियम क्लोराइड है इसका अदर नाम भी है जिसे बोला जाता है सॉल्ट अमोनिया। क्या बोला जाता है? सॉल्ट अमोनिया बोला जाता है, सॉल्ट अमोनिया इसको बोला जाता है। अगर और भी हम लोग देख लें, इसका ऑप्शन की बात कर लें, अगर रेजिन की हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर रेजिन, तो रेजिन क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क, जो भी इलेक्ट्रिक वर्क होता है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं अगर उनको सोल्डरिंग करना होगा तो रेजिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका एक अदर नाम भी होता है रेजिन का, क्या होता है? बिरोजा। इसको क्या बोला जाता है? रेजिन को, रेजिन का अलग नाम होता है जिसे बोला जाता है बिरोजा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बोला गया है अगले में जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड क्या होता है? जो जिंक क्लोराइड होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग ब्रास हो मतलब पीतल हो, या फिर कॉपर हो मतलब तांबा हो, टिन शीट हो, या फिर माइल्ड स्टील हो, इसमें हम लोग इसके जॉइंट बनाने में हम लोग जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो जीआई शीट होती है, क्या होती है? जीआई शीट्स होती हैं उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो इसका 228 वाले का नाम क्या था? जो पाउडर के रूप में जो फ्लक्स प्रयोग होता है वो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब चलते हैं 229 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है इस सीम के प्रकार का नाम दें। अब ये सीम बोला गया है, सीम मतलब दो शीटों को यहाँ पे जोड़ा गया है, उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए लैप सीम, ऑप्शन नंबर बी डबल सीम, ऑप्शन नंबर सी ग्रूव्ड सीम या फिर ऑप्शन नंबर डी डबल ग्रूव्ड सीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैप सीम। लैप सीम, ये जो जॉइंट आपका जो बन रहा है ये कैसा जॉइंट है? ये लैप जॉइंट है और इसे जॉइंट है तो लैप सीम कहलाएगा। आगे चलते हैं 230 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है? प्रक्षेपण और प्रोजेक्शन से बचना है अगर तो किस रिविट का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए पेन हेड रिविट, ऑप्शन नंबर बी स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन नंबर सी कोनिकल हेड रिविट या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर संक हेड रिविट। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है काउंटर संक हेड रिविट। काउंटर संक रिविट का ही प्रोजेक्शन में बचने के लिए प्रयोग किया था। अब इसका डायग्राम की बात करें तो काउंटर संक कुछ ऐसा होता है, काउंटर संक रिविट ऐसा होता है और ये पूरा सिरा जो होता है ये शीट के अंदर ही समा जाता है। अगर ये टोटल शीट की ये क्या है, ये टोटल इसकी मोटाई है, शीट हो गई, अगर टोटल मोटाई है तो पूरा सिरा जो होता है सरफेस के एकदम बराबर हो जाता है, तो प्रोजेक्शन आपको नहीं दिखता है। ठीक है, इस और ये जो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल हमारा जो ये होता है स्टैंडर्ड के लिए ये एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा पतली शीट यूज़ करेंगे तो यही एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री भी हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है बेकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की दूरी क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2D, ऑप्शन नंबर बी 2.5D या ऑप्शन नंबर सी 3D या फिर ऑप्शन नंबर डी 3.5D। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3D। और मतलब दो रिविटों के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा गया है तो कितनी होती है हमारी? 3D होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो डिटेल्स मैंने बताई हैं वो आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेल्डिंग शुरू करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे और जो उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट अदर क्वेश्चन भी हैं वो भी मैं उसमें ऐसा ही डिटेल में कराऊंगा जैसे मैं स्टार्टिंग से कराते आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।